चलिए अब नजरें डालते हैं देवभूमि की खबरों पर। किस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में भी, और इसी बीच कुंभ में भी अब अखाड़े खाली होते दिखाई दे रहे हैं। तमाम पंडालों में जो भीड़ हम देखा करते थे अब वो कम होती जा रही है। सबसे पहले आंकड़ा आपके सामने रखते हैं उत्तराखंड का। 24 घंटे में 11 संतों समेत 634 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अपर नगर आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी संक्रमित हुए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण से एक शख्स ने भी जान गंवा दी है। IIT रुड़की में सबसे अधिक 71 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। पतंजलि योग ग्राम में 20, पतंजलि योग पीठ में 10 संक्रमित मिले हैं। तो उत्तराखंड का आंकड़ा क्या कहता है? बाकी राज्यों के कंपैरिजन में सबसे कम आंकड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये आंकड़ा यहीं थम जाए, वरना हालात यहां पर भी बिगड़ सकते हैं। क्योंकि हरिद्वार में हम देख रहे हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे थे, जिसके बाद हर कोई यही मांग कर रहा था कि कुंभ में जो भीड़ हम देख रहे हैं उस पर नियंत्रण पाया जाना चाहिए। इसके लिए PM भी अपील करते हैं और हम देख रहे हैं कि संतों ने भी आगे आकर पहल की है और उसका नतीजा भी दिखाई दिया है। उससे जुड़ी भी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। 6 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जिसमें कुछ संत भी शामिल हैं। 24 घंटे में 11 संतों समेत 634 नए कोरोना संक्रमित मिलते हैं, जिसमें अपर नगर आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भी संक्रमित हो चुके हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की जान लगातार बढ़ रही है। एक शख्स ने जान गंवा दी है। संक्रमित मरीजों में से एक है वो IIT रुड़की में सबसे अधिक 71 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सुमित सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। सुमित, बाकी राज्यों से अगर हम तुलना करते हैं, उत्तराखंड में स्थिति अभी उतनी खराब नहीं है, लेकिन आप हर की पौड़ी पर ही मौजूद हैं। आपसे ताजा सूरत हाल भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार कुंभ को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर ऐसी भयावह स्थिति में भी, ऐसे कोरोना काल में भी कुंभ क्यों चल रहा है? किस तरीके से अब संतों ने पहल की है और कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पूरे देश में अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण का लगातार बढ़ता असर देखने को मिल रहा है, हालांकि उत्तराखंड में भी बढ़ रहा है, लेकिन उत्तराखंड में अभी स्थिति इस तरह की भयावह नहीं है। जिस तरह से दिल्ली में लॉकडाउन भी लगा दिया गया 1 हफ्ते को लेकर। अगर बात करें उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, तो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि जो शाही स्नान था, शाही स्नान की भीड़ को देखकर तमाम जगह से जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि इस तरह से अगर इसी तरह से संक्रमण इसी तरह से लोगों की संख्या बढ़ती रहे तो यहाँ पर संक्रमण का लगातार खतरा बढ़ सकता है। तो संतों की पहल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर से फोन पर बात की थी, तो आह्वान किया था उनसे भी कि कुंभ को सीमित किया जाए। तो उसी के चलते सन्यासी अखाड़ों के लगभग 6 सन्यासी अखाड़ों ने यहाँ पर अपने कुंभ की समाप्ति कर दी है। अब बैरागी संत और बैरागी अखाड़े और निर्मल अखाड़ा और एक इन्हीं अखाड़ों में यहाँ पर अभी श्रद्धालु है, वो संत है, साधु संत है। और हालांकि हर की पौड़ी के पास ही मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर हर की पौड़ी पे तमाम जो घाट अब सुनसान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोग अब श्रद्धालु जो स्नान करने के लिए आ रहे थे वो भी आना बंद हो गए हैं, क्योंकि जो कोविड के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आने वाली बात थी, और उसको लेकर भी तमाम जो लोगों के अंदर भी अब डर की स्थिति बन गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसको लेकर भी लोग अब आना कम हो गए हैं। श्रद्धालुओं की सभा जो घाट है, घाट भी खाली दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हर की पौड़ी जो क्षेत्र है, हर की पौड़ी में लोग श्रद्धालु का आवागमन हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर बात करें प्रदेश में देहरादून में सबसे ज्यादा संक्रमण की स्थिति लगातार गहराती जा रही है। देहरादून में, और जबकि हरिद्वार में कुंभ हो रहा है और कुंभ के चलते यहाँ पर भीड़ भी उससे ज्यादा थी, तो यहाँ पर संक्रमण अभी इस तरह का संक्रमण नहीं हुआ है। हालांकि अभी जो पिछले जो 24 घंटे का आंकड़ा है, 24 घंटे में कई संत भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, जब संत यहाँ से अपनी छावनियां छोड़कर जो जा रहे हैं, जो दूसरे अन्य प्रदेशों में जाएंगे, तो उनका कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से फैल भी सकता है। बिल्कुल सुमित, और हम ये भी जानना चाहेंगे आपके जरिए कि टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है उत्तराखंड में, हरिद्वार में, क्योंकि बाकी राज्यों में, चाहे दिल्ली की बात कीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, किसी और राज्य की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए टेस्टिंग ठीक से नहीं हो रही है, और यही नतीजा है कि आंकड़ा निरंतर बढ़ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब तक वो टेस्टिंग कराने पहुंचते तब तक वो संक्रमित हो जाते हैं और जान तक चली जाती है। यहाँ टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है?
बिल्कुल, यहाँ भी व्यवस्था सबसे मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कठिन व्यवस्था हो, क्योंकि जो अभी तक जो अगर संतों की बात करें, संतों के अखाड़ों की बात करें, 13 अखाड़ों में अभी तक टेस्टिंग की व्यवस्था की गई। तो 1 अप्रैल से लेकर अब तक परसों तक की स्थिति थी, तो जो टेस्टिंग थी बहुत कम मात्रा में थी, और कुछ ही अखाड़े थे जिन अखाड़ों ने स्नान कर लिए हैं, शाही स्नान जिनके हो चुके हैं, उन्हीं अखाड़ों में जिन्होंने समापन किया है, उन्हीं अखाड़ों में लगभग टेस्टिंग की सुविधा की जा रही थी। अभी क्योंकि टेस्टिंग की अभी कमी दिखाई दे रही है, इसी कारण जो टेस्टिंग जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती है और उसी तरह से यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग नहीं की गई तो उससे संक्रमण लगातार फैला है। क्योंकि हालांकि जबकि प्रदेश में ये व्यवस्था लागू कर दी गई थी, एसओपी लागू कर दी गई थी कि आने वाले श्रद्धालु को जो भी कोई हरिद्वार में या उत्तराखंड में प्रवेश करेगा उसको नेगेटिव रिपोर्ट लेके आनी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई दी। लोग श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी रहा, उनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं चेक की गई, और तो उससे लेकर भी संक्रमण बढ़ा है। हरिद्वार से जो भी गया है उसको लगभग उसको संक्रमण बढ़ने की स्थिति यहाँ पर इस तरह की देखी गई है। हालांकि टेस्टिंग की बात करें तो आरटीपीसीआर हर जगह पर यहाँ पर तमाम जगह तमाम अखाड़ों में भी उसके लिए टेस्टिंग के लिए टीमें लगी हुई हैं, और घाटों पे भी टीमें लगी हुई हैं। कोई अगर रैंडमली लगभग सभी लोगों की टेस्टिंग की कोरोना की जांच की जा रही है। हालांकि अब मई में चारधाम यात्रा भी शुरू है, उसके लिए भी जो गाइडलाइन जारी की है उसके लिए भी आपसे और जानकारी लेंगे, आपके पास में लौटेंगे। अहम जानकारी आप दे रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब श्रद्धालुओं को कहा गया था कि वो कोरोना रिपोर्ट लेकर जाएंगे, तो ऐसे में भी क्यों मामले लगातार बढ़ते रहे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच हरिद्वार कुंभ से साधु संतों के लौटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लगातार अखाड़े खाली होते दिखाई दे रहे हैं। सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिर साधु संत अखाड़े खाली क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कुंभ में लगातार भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो बाकी राज्यों से साधु संत आए हैं वो खुद से लौट रहे हैं। निरंजन और जूना अखाड़े के लगभग सभी संत वापस जा चुके हैं। पंडालों को हटाने का काम भी अब शुरू हो चुका है। तो हरिद्वार कुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर साधु संतों के वापस लौटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, क्योंकि मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। पूरा देश सभी सवाल करते हैं कि आखिर ऐसी परिस्थिति में भी कुंभ क्यों लग रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी आखिर क्यों वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है, और क्योंकि मामले भी बढ़ रहे हैं। लगातार यहां से भी मामले सामने आए, जिसके बाद अब खुद से ये फैसला साधुओं ने लिया। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुमित, अब वहां पर मौजूद हैं, अगर आप तस्वीर दिखा सके दर्शकों को, क्योंकि अब जो है अखाड़े खाली होने लगे हैं। खुद से संतों ने यह फैसला लिया है कि वापस लौटेंगे, और बहुत जरूरी, एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जब जान रहेगी तभी आप पूजा अर्चना भी कर पाएंगे, तभी आप दोबारा इस हर की पौड़ी पर लौट पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो जूना अखाड़ा और जूना अखाड़ा के साथ 3 अखाड़े हो रहे हैं। जूना अखाड़े के साथ अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा। इन अखाड़ों ने अपने कुंभ के समापन की घोषणा कर दी, और यहाँ से इसकी कामयाबी लगभग जा चुकी है। आज से शुरुआत हो गई है जाने की। निरंजनी अखाड़ा और श्री आनंद अखाड़ा, इन्होंने भी अपने कुंभ की समापना कर कुंभ की खत्म होने की समापना घोषणा कर दी है, और उसके बाद में इनकी कामयाबी, इन्होंने भी सभी अपने साधु संतों को कह दिया है जो दूसरे देश से आए, जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं, दूसरे शहरों से आए, वो अपनी छावनियों को खाली करते, वो यहाँ से चले जाए। तो वो भी यहाँ पर से जाना शुरू हो गए हैं। अब हालांकि क्योंकि इस कुंभ में सवाल खड़े किए जा रहे थे, साधु संतों पर सवाल किए जा रहे थे कि इस तरह की इस तरह के जो संख्या है, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ जो संतों ने सवाल खड़े किए, उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि कुंभ को लेकर, कुंभ में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन जो रैलियां चल रही है, चुनावी रैलियां चल रही है, उसके लिए कोई एसओपी जारी नहीं की। सवाल देखने को मिले, हालांकि अब इसकी नहीं है, भीड़ भाड़ भी संख्या कम हो चुकी है। जी, निश्चित तौर पर भीड़ कम हो चुकी है, बहुत जरूरी ये फैसला है। और हम कई साधु संतों में मतभेद भी देख रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों जो बाइटें सामने आई उसमें कई अखाड़ों के साधु संत कह रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसे ही चलेगा, कुंभ जितने तक तय हुआ है उतने दिनों तक चलेगा। लेकिन अब कुछ साधु संत जो हैं खुद से ये पहल कर रहे हैं, जिसमें कि जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है। अब बिल्कुल, यहाँ पर जो बैरागी अखाड़े हैं, बैरागी अखाड़ों का 27 अप्रैल को स्नान होना है, क्योंकि उस स्नान में ये जो सन्यासी अखाड़े हैं ये स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ये बैरागी संतों का सबसे बड़ा स्नान भी है। तो इसको लेकर यहाँ पर उन्होंने भी अपने आप में बताया है कि प्रतीकात्मक तरीके से यहाँ पे कम संख्या में स्नान करेंगे, क्योंकि जो मतभेद इन्हीं अखाड़ों को लेकर था, आपसी मतभेद रहा था। लेकिन अब उन्होंने भी कहा है कि अब हम इसको प्रतीकात्मक करेंगे और कम संख्या में स्नान करेंगे। स्नान के
में और कोई बड़े आयोजन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बैरागी कैंप है वहां पर भी अब वो नजारा नहीं है जो जिस तरह से पहले भीड़ की संख्या देखी जाती थी। आज की अगर बात करें तो आज वहां पर भी काफी कम संख्या में साधु संत वहां पर दिखाई दिए थे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, बहुत जरूरी ये फैसला है, क्योंकि जान रहेगी तभी आप पूजा अर्चना भी यहां आकर दोबारा कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से खबर आपको बताते हैं। देहरादून में व्यवस्था की गई है, ये खबर आपको दिखाएंगे। बात देहरादून की करेंगे, जहां पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में ये एक ऐसा जिला है जहां पर निरंतर मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन कड़े फैसले भी ले रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि कोरोनेशन अस्पताल के लिए भवन बनाएंगे और कोविड सेंटर में 10 आईसीयू समेत 100 बेड होंगे। सीटी स्कैन की सुविधा से लैस होगा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आप देख रहे हैं, क्योंकि देहरादून एकमात्र शहर ऐसा है उत्तराखंड में जहां पर मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए यहां पर कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि सख्त कदम उठाए जाए। नरेंद्रनगर से खबर है, कोविड सेंटर से 20 कोरोना संक्रमित मरीज भाग गए हैं। राजकीय संयुक्त सुमन अस्पताल में भर्ती थे 38 कोरोना मरीजों के भागने से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव अब खुल गए हैं। एसडीएम युक्ता मिश्रा और सीएमओ डॉक्टर सुमन आर्य अस्पताल पहुंचे हैं। मरीजों के भागने से स्थानीय लोगों में भी संक्रमण बढ़ने का खतरा जो है वो बढ़ गया है। फरार मरीजों पर आपदा प्रबंधन और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फरार संक्रमित मरीजों की तलाश की जा रही है, पुलिस टीम उनकी तलाश कर रही है। तो वाकई ये एक चिंताजनक खबर भी है, डराने वाली बात भी है, क्योंकि ये 30 संक्रमित मरीज न जाने आगे जाकर किस किस से मिलते हैं और ऐसे में संक्रमण की चेन बढ़ सकती है। कि इस टाइम पे कुंभ मेला चल रहा था और विभिन्न जगह से अलग अलग यात्री भी यहाँ आ रहे थे, जिनकी सैंपलिंग हमारी मेडिकल टीम द्वारा की गई थी 15, 16 और 17 तारीख में। और रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो पॉजिटिव पाए गए लोग थे, उन लोगों को यहाँ डीसीएससी और जो सीसीसी के रूप में भी कार्य कर रहा है नरेंद्रनगर में, वहाँ एडमिट कराया गया था। कल तकरीबन दिन के समय जब डिस्चार्ज करने की कुछ पेशेंट्स को कार्रवाई चल रही थी, बाहर से गाड़ियाँ खड़ी थी, तो इसका फ़ायदा उठा के 20 लोग यहाँ नरेंद्रनगर से चले गए हैं, जिनके खिलाफ मेडिकल प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उनको लिए संबंधित प्रदेशों से भी पत्राचार किया जा रहा है। यहाँ पर कल जो है 38 पेशेंट जो थे एडमिट थे। उसमें से क्या हुआ, कल दिन के टाइम में 6 लोग तो डिस्चार्ज हुए और 6 लोग नए आए। वो दिन का टाइम था। एक यहाँ पर डेथ हुई है कल, और 2 लोग जो है रेफ़र भी किए गए। एक एम्स रेफ़र किया, एक जो है अपना एम्बुलेंस लेके बाहर गए। तो उसमें क्या हुआ, वही पीरियड था जब जिस समय यहाँ डेथ बॉडी हैंड ओवर की गई है, एक डेथ हुई थी, तो वो बॉडी 1 या 2 बजे के आसपास हैंड ओवर की गई है। उस समय काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी गाड़ियाँ भी इकट्ठी थी यहाँ पर, और उसी समय का जो इन लोगों ने लाभ उठा के ये लोग जो है उसी समय निकले हैं, क्योंकि सुबह ये लोग थे, लंच टाइम में थे। शाम को जब 6:30 बजे शाम हेड काउंट होता है, जिस समय विजिट भी होती है, डॉक्टर्स की हमारी 2 टाइम विजिट होती है, स्टाफ की विजिट होती है, तो उस समय ये लोग जब कम पाए गए तो तब देखा गया कि ये लोग इतने लोग जो है उसको फ़ायदा उठा के ये लोग निकल गए। यहाँ पर कल जो है 38 पेशेंट जो थे एडमिट थे। उसमें से क्या हुआ, कल दिन के टाइम में 6 लोग तो डिस्चार्ज हुए और 6 लोग नए। गदरपुर से खबर है, पुलिस और एसओजी टीम को सफलता हासिल हुई है। यहां पर मुखबिर की सूचना पर टीम ने घर में छापेमारी की है। लाखों रुपए की नकदी और लाखों की स्मैक बरामद की है। घर से भारी मात्रा में सोने के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। लाखों रुपए की स्मैक के साथ पति पत्नी गिरफ्तार हो गए हैं और ये पूरा मामला गदरपुर थाना इलाके का है। मुखबिर की सूचना पे एडीटीएफ, एसओजी और थाना गदरपुर की टीम ने एक छापेमारी करी, जिसमें 2 व्यक्तियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो लगभग स्मैक का अमाउंट है वो 54 ग्राम है और इसकी कीमत लगभग मार्केट में 5 लाख तक की होगी। और जो दोनों व्यक्ति हैं, इनका पुराना इतिहास भी, आपराधिक इतिहास है। ये दोनों ही एनडीपीएस एक्ट में पहले भी जा चुके हैं और इनके साथ लगभग 1.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। देखिए, इसमें दोनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके अलावा इनसे पूछताछ की गई, जिसमें इनके कुछ पासबुक्स भी बरामद हुई हैं और जिसकी अभी जांच की जा रही है, जिसमें संभवतः स्मैक से अर्जित जो पैसा है वो मिला है।
देखिए, आगे की कार्रवाई अभी की जाएगी, इसमें जांच की जा रही है, जो उनके पासबुक और अकाउंट्स की जांच कर रहे हैं। काशीपुर में और बाजपुर में आग का तांडव देखने को मिला है। अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लगी है। तेज हवा चलने से खेत में आग लगी है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। करीब 60 किसानों की 125 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। बाजपुर के केलाखेड़ा और काशीपुर के कुंडेश्वरी की ये पूरी घटना है। 125 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से धुएं का गुबार आपको दिखाई देगा। किसानों की मेहनत पर किस तरीके से आग के चलते पानी फिर गया है और बची कुची फसल को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। गेहूं आज जो है दिन में जो है केलाखेड़ा और लमगड़ा जो पड़ता है गांव के बीच से केलाखेड़ा में शुरू हुआ है आग ये, और करीब 70-80 एकड़ जो फैल गया, पूरे फैल गया। अभी तो आकलन हो गया जरा कितने जला है, कितने में नुकसान हुआ है गेहूं का। और इसको जो है फायर ब्रिगेड गाड़ियों के द्वारा और गांव के मजदूरों के द्वारा जो है मिलकर के बुझाया गया है। गांव फायर ब्रिगेड गाड़ी थी, गांव के लोग थे, मिलकर बुझाया गया, इसको आग को काबू कराया गया। मौके पर हम लोग गए थे, वहाँ पे थे, मौके पर कंट्रोल कर लिया, बुझा दिया गया है। अब मेरा स्टाफ लगा हुआ, राजस्व विभाग का स्टाफ लगा हुआ है, जो आकलन कर रहा है कितना जो है नुकसान हुआ है, कितना जला हुआ है और कितना क्षति हुआ है लोगों का। अभी काश्तकार शामिल इसमें हैं, सबका आकलन किया जा रहा है। जो भी नियमानुसार जो भी उसमें होगा, प्रावधान जिसमें दिया होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें मेरा जो संबंध में एक अपील है लोगों से भी कि साहब वो जो ध्यान रखें, इसमें जो है काफ़ी गर्म है मौसम, हवा चल रही है, कृपया जो है जहाँ भी गेहूँ खेत हों फसल, वहाँ पे कोई बीड़ी फेंक के या कोई जलता न फेंकें। तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, कभी कभी होती मानवीय। तस्वीरें आप देखिए, किसान किस तरीके से मेहनत करता है, लेकिन इस तरीके से आग लगने के बाद उसकी मेहनत पर पानी फिर गया है। आशा थी कि जब ये फसल बिकेगी अच्छा खासा पैसा मिलेगा और जो भी काम निपटाने होंगे वो काम पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन अब देखिए किस तरीके से गेहूं की फसल राख हो गई है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। 125 एकड़ में लगी ये गेहूं की फसल जलकर फिलहाल खाक हो गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।